तो हार्मोन को लेके आपका क्या ओपिनियन है? So, female body is controlled by her hormones. Throughout good 35 to 45 years of age of any female is controlled by her hormones, and later on also. So, during teenage, when a girl starts menstruating, तो कभी कभी सीजर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. तो हम वो मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं जो आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव को भी अफेक्ट नहीं करेगी और कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो एपिलेप्सी की ड्रग को अफेक्ट नहीं करेगी. तो इस अवेयरनेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एब्सोल्युटली राइट सर. अब तो इतनी 2000 ऑनवर्ड्स इतने न्यूअर ड्रग्स आ गए हैं एपिलेप्सी के, विच आर वेरी वेरी सेफ विद वेरी लोअर प्रोफाइल्स ऑफ फॉर एनी problems during pregnancy and in oral contraceptive interaction. Welcome back on our session on Brain Talk. I am Dr. Atmaram Bansal, Director Neurology, looking after epilepsy mainly in Medanta. Today we have Dr. Madanjeet Pasricha. She is a senior gynecologist in Gurgaon. And today we'll discuss about issues of epilepsy in female per se, related to their issues during periods, during pregnancy and other issues. Madam, welcome. Thank you, Dr. Bansal, for having me here. It is a great opportunity to spread the awareness about the problem which people dread. Otherwise, pregnancy is a joyful state. But जहाँ पे epilepsy आती है, लोग वहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा. So, it is a good opportunity to spread the awareness. मैम, हम बात करते हैं सपोज़ मेल और फीमेल में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें जो एपिलेप्सी को लेके, उसमें फ़ीमेल में स्पेशली थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं हार्मोन को लेके. तो बिफोर लाइक चाइल्ड मैरिज एज ग्रुप, ड्यूरिंग द टीन एज एंड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 20s, देयर आर सर्टन थिंग्स विच कैन ट्रिगर सीजर्स. तो हार्मोन को लेके आपका क्या ओपिनियन है? So, female body is controlled by her hormones. Throughout good 35 to 45 years of age of any female is controlled by her hormones, and later on also. So, during teenage, when a girl starts menstruating, तो कभी कभी seizures की frequency बढ़ जाती है. And once girl is sexually active, तब she looks for contraceptive. तो सीजर्स के साथ उनका बहुत इंट्रैक्शन होता है, सीजर मेडिसिन के साथ उनका बहुत इंट्रैक्शन होता है. सो वी नीड टू टॉक इन डिटेल टू एनी एपिलेप्टिक गर्ल whosoever comes to us कि क्या क्या उसके साथ चेंजेस हो सकते हैं, what all she needs to take care of. जो एक टेक्निकल टर्म है कैटामेनियल एपिलेप्सी. Absolutely. Catamenial epilepsy happens during menstruation. तो उसमें मेन रीज़न वही है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का चेंजेस होता है. बिल्कुल सर. तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं. कभी कभी क्या होता है कि उस पीरियड के लिए हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दवा देनी पड़ती है. एज न्यूरोलॉजिस्ट एट टाइम्स वी गिव एक्स्ट्रा टैबलेट फॉर 5-7 days सो दैट वी कैन कवर दैट पीरियड. बट जो आपने बात करी कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड एंटी सीजर मेडिसिन्स, तो उसमें कितना अवेयरनेस है? आपको क्या लगता है कि हम और कैसे? सर बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है. मतलब लोग सोचते हैं कि जैसे मैं अगर गायनेकोलॉजिस्ट के पास आई हूँ तो उस समय ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में पूछ लूँगी और उसको वो अपनी एपिलेप्सी के बारे में नहीं बताएंगे. न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो सिर्फ एपिलेप्सी की बात कर आ जाएंगे. समटाइम्स वी हैव टू सी कि भाई जब आप एपिलेप्सी की दवा ले रहे हैं तब आपका जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की एफिकेसी है वो कम हो जाती है. तो दूसरी तरह भी हो सकता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से आपकी एपिलेप्सी की मेडिसिन की एफिकेसी कम हो सकती है. इसके वजह से आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी या आपकी सीजर्स की फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ सकती है. सो वी हैव टू टेक केयर. सो एनी यंग फीमेल कमिंग टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, वी शुड बी आस्किंग कि आप कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं ले रहे हो जिससे आपको कोई दौरे की दवा चल रही हो. एंड सिमिलरली आई थिंक सेम गोज फॉर यू ऑल्सो कि भाई यंग फीमेल वी नीड टू टेल देम कि विच contraceptive should they be taking. We do have certain medicines in epilepsy which are very effective also, and they don't interact with contraceptives. तो हम वो मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं जो आपकी
कॉन्ट्रासेप्टिव को भी अफेक्ट नहीं करेगी और कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो एपिलेप्सी की ड्रग को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो इस अवेयरनेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एब्सोल्युटली राइट सर। अब तो इतनी 2000 ऑनवर्ड्स इतने न्यूअर ड्रग्स आ गए हैं एपिलेप्सी के, विच आर वेरी वेरी सेफ विद वेरी लोअर प्रोफाइल्स ऑफ फॉर एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इंट्रैक्शन। तो अवेयरनेस होगी, नहीं तो लोग क्या करते हैं कि जो एक दवा आज से 20 साल पहले शुरू हुई थी वही कंटिन्यूसली चल रही होती है। अनलेस यू कम आउट एंड रीच टू अ स्पेशलिस्ट कि भाई अब कोई ऐसी दवा है, जो एक बच्ची 5 साल की थी जिसको सीजर की मेडिसिन शुरू हो गई, नाउ शी इज़ 18 ईयर्स, तो शी वुड नीड्स बिकॉज बेटर मेडिसिन आर अवेलेबल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि हाउ ऑफन यू हैव ए फीमेल हु कंसल्ट यू बिफोर प्लानिंग ए प्रेगनेंसी? सर 50% ऑफ एपिलेप्सी फीमेल्स कंसल्ट प्रायर टू प्रेगनेंसी कि हमें क्या क्या स्पेशल रखना है, और 50% comes to us during pregnancy who were known epileptic. So I would say 50-50. 50-50. So we need to improve that percentage. The Absolutely. reason being is जो मेडिसिन आप ले रहे हैं और उस पर आप प्रेग्नेंट होते हैं, some of those medicines may not be very safe. We do have option of changing that medicine, but that change can only happen before planning pregnancy. एक बार आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है, उस टाइम पे दवा बदलना काफ़ी रिस्की हो जाता है। Absolutely right sir. अगर हमें प्लान्ड पेरेंटहुड की बात करते हैं तो प्री प्रेगनेंसी हमें कुछ चीज़ों का और भी ध्यान रखना पड़ता है। पीपल हु आर टेकिंग एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन, वी नीड टू गिव देम हायर डोज ऑफ फॉलिक एसिड, वी नीड टू चेंज द मेडिसिन्स। हम प्रेफर करते हैं कि एक ही ड्रग पे चला जाए इंसान, कि भाई उसको मोनोथेरेपी जो हम बोलते हैं, बट नेवरदलेस जो मैलफॉर्मेशंस का रिस्क होता है वो डोज डिपेंडेंट भी होता है, और हमें इसीलिए प्री प्रेगनेंसी एटलीस्ट 3 months प्रायर फॉलिक एसिड, दैट टू इन हाई डोजेस, यू नो, काउंसल देम अबाउट कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन प्रेगनेंसी, एंड स्लीप हाइजीन एंड अदर पैरामीटर्स जो भी हम बताना चाहेंगे वो हम बता सकते हैं प्रेगनेंसी से पहले ही। और जब भी होता है, अब ये भी बताना पड़ेगा कि जैसे ही प्रेगनेंसी होगी आपकी डोज बढ़ानी पड़ सकती है, तो प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही वो तुरंत दोबारा से वापस आए ताकि वी कैन टाइट्रेट द डोजेस। सो जैसे हमने बात करी कि एक सिंगल ड्रग और वो भी लो डोज में, नो डाउट कि हम ज़्यादातर केस में सिंगल ड्रग और लो डोज पे हम मेंटेन कर पाते हैं, बट देर आर केसेस जिनमें एपिलेप्सी कंट्रोल नहीं होती है एक दवा से, हमको कभी कभी 2 देनी पड़ती हैं, रेयरली हमको 3 दवा भी यूज़ करनी पड़ती हैं। बट जो वर्ल्ड वाइड पब्लिकेशन है उसके हिसाब से अगर डोजेस ठीक हैं और वो मेडिसिन है जो प्रेगनेंसी पे ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, इवन देन चांसेस ऑफ हैविंग नॉर्मल प्रेगनेंसी इज मोर देन 95%। सर नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी, सब कुछ नॉर्मल हो सकता है प्रोवाइडेड यू टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल डोज पे ही रहना है, आपकी अगर लो डोज पे एक से ज़्यादा भी ड्रग्स चलते हैं वो भी सेफ हैं। एंड वी ऑलवेज हैव टू प्रिवेंट अ सीजर, बिकॉज एक सीजर की वजह से नुकसान हो सकता है, यू नो, इफ दैट इज अ प्रोलॉन्ग्ड सीजर, बट अदरवाइज इफ सीजर्स आर कंट्रोल्ड, सीजर्स फ्रीक्वेंसी इज लेस, pregnancy can be a smooth ride, as smooth as for a non-epileptic women. As joyful as for any other woman. Absolutely. तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम प्रेगनेंसी को कैसे मॉनिटर करेंगे कि बच्चा ठीक है कि नहीं है, फीमेल हु इज़ टेकिंग मेडिसिन हु इज़ हैविंग एपिलेप्सी वर्सेस अनदर फीमेल हु इज़ हैविंग नॉर्मल प्रेगनेंसी? सर जहाँ पे एपिलेप्सी विद प्रेगनेंसी का पेशेंट आता है तो इट शुड बी यू नो इन कंसल्टेशन विद द सुपर स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो क्योंकि एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन कभी कभी हमें भी लेटेस्ट नहीं मालूम होता, तो एक ओपिनियन स्पेशलिस्ट का अवश्य लेना चाहिए टू चेक कि दैट प्रेगनेंसी इज़ गोइंग स्मूथ। एक 3 months कंप्लीट होने पे हम एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड लेवल 1 या कोई ब्लड टेस्ट करते हैं, और एक डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड लेवल 2 वाला जो नॉर्मली हर प्रेगनेंसी में भी अदरवाइज़ करा जाता है। और दूसरी चीज़ है कि हमें जैसे पेशेंट को शुरुआत ऑफ प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा,
तो उसका क्या कितना ड्रग एब्जॉर्ब होता है। कभी कभी पेशेंट इस वजह से अपनी एपिलेप्सी की मेडिसिन स्किप कर देता है। तो वो सब भी चीज़ें हमें बोलना है कि भाई एपिलेप्सी की मेडिसिन स्किप नहीं करनी। अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही हैं तो हो सकता है हमें ब्लड से लेवल्स चेक करना पड़े या उसको कुछ और तरीके से दवा देना पड़े। अगर आपने मेडिसिन ली है और विद इन हाफ एन आवर वॉमिटिंग हो गई है तो बेटर है कि आप रिपीट दोबारा कर लें। क्योंकि नो डाउट कि नोजिया है, वॉमिटिंग है, तो आप पानी भी पीना कई बार प्रेफर नहीं करते हैं। सो इट्स बेटर इवन विद ए सिप ऑफ वाटर यू कैन टेक दैट मेडिसिन। मिसिंग ए मेडिसिन इज नॉट ए गुड चॉइस। फिर एक क्वेश्चन है मैम कि जो डिलीवरी को लेके एप्रीहेंशन रहता है कि क्योंकि मेरे को प्रेगनेंसी विद एपिलेप्सी है, मैं मेडिसिन ले रही हूँ, तो क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या मुझे सिजेरियन पे जाना पड़ेगा? सर अगर आपकी कोई और इंडिकेशन नहीं है सिजेरियन के लिए कि मतलब मान लो बच्चा उल्टा है या आपको कोई और प्रॉब्लम है, वन कैन हैव एन नॉर्मल डिलीवरी ड्यूरिंग विद एपिलेप्सी। तो उस एपिलेप्सी की वजह से पर से आपको सिजेरियन नहीं होता। अभी परसों ही मेरे पास एक पेशेंट था जो 32 वीक्स कंप्लीट हुए, उसके सीजर बढ़ गए थे थोड़े से। वो कहते हैं नहीं मैम डिलीवरी कर दो, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा अभी मैं प्री टर्म भी क्यों करूं? तो पेशेंट्स के पास तो एप्रीहेंशंस बहुत होती हैं। हमें ही देखना है कि भाई हम भी डरते हैं कि भाई कहीं लेबर में इसको सीजर तो नहीं आ गया। बट वी हैव सर्टन चेक पॉइंट्स एज यू नो कि हाइड्रेशन अच्छी रखें। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इज ऑल्सो एन ऑप्शन जो हम दे सकते हैं अपने एपिलेप्टिक पेशेंट्स को। तो नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। So a female with epilepsy can still have easily a normal pregnancy and normal delivery like any other female. एब्सोल्युटली राइट। मैम फिर जो आपने बताया कि सीजर्स जो लेबर के दौरान आ सकते हैं या कई बार आते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको एपिलेप्सी नहीं होती तब भी आ जाते हैं। सर वो तो एक स्पेसिफिक प्रेगनेंसी की वजह से हो जाता है ना, जिसको हम एक्लेम्शिया बोलते हैं। जी, उसके जी। लिए तो हमारे पास और पैरामीटर्स भी हैं टू डिफरेंशिएट एक्लेम्शिया सीजर्स जी। वर्सेस एपिलेप्टिक सीजर्स। तो अगर वो एपिलेप्टिक सीजर है इन ए फीमेल हु नेवर हैड एपिलेप्सी, उसको कैसे मैनेज करेंगे वर्सेज ए पेशेंट हु हैड एपिलेप्सी एंड हैड सीजर? सर एपिलेप्सी जिसको पहले से मालूम है उसका सीजर तो हमें पता है वो कौन से ड्रग जी, पे है। जी। सो हम उसका आईवी वर्जन दे देते हैं, उसी दवा को हम उसी दवाई को इंजेक्टेबल में कर देते और हैं थोड़ा हायर डोज दे देते हैं हाँ, जिससे कि थोड़ा कंट्रोल सीजर कंट्रोल हो जाए। और जब अगर First जिसको time फर्स्ट अगर टाइम हुआ है। सीजर आया है तो हमें एक डिक्टम बोलते हैं कि कंसिडर एक्लेम्शिया अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। जी, जी, तो हम उसमें फिर अपना मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह जी। के साथ कंट्रोल करने की कोशिश करते जी, हैं। जी, जी। अगर सपोज क्लियर कट होता है कि एक्लेम्सिया नहीं है, हाँ तब हम फिर अपना ऑल्टरनेटिव एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन Anti-epileptic यूज करते हैं। कुछ ड्रग्स हैं जो मेडिसिन हैं जो इजीली जो है वो अवेलेबल भी हैं और सेफ भी हैं, जैसे लेवोट्रासिटाम है, फॉर्चुनेटली इंजेक्टेबल भी अवेलेबल है। हाँ और जी। हम इजीली किसी भी टाइप की एपिलेप्सी में इमरजेंसी में उसको हम यूज़ कर लेते हैं इवन इन प्रेगनेंसी। फिर क्वेश्चन आता है मैम कि जैसे डिलीवरी होने के बाद मदर का नींद डिस्टर्ब है और जो है आपका ब्रेस्ट फीडिंग को लेके क्वेश्चंस हैं। सर यस थैंकफुली इंडिया में सोशल सपोर्ट होता है कि भाई मदर एंड बेबी कैन बी टेकन केयर इन एन एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली सिस्टम। बट कुछ इमीडिएटली पोस्टमार्टम में हमें ड्रग के डोजेस फिर टाइट्रेट करने पड़ सकते हैं। मतलब कि रिक्वायरमेंट हमारी कम होनी शुरू हो जाती है। इट स्टार्ट डिक्रीजिंग बाय 20% जी, ऑन डे 2 विच जी। टू 30% बाय डे 7 जी, एंड आहिस्ता आहिस्ता और कम होना शुरू हो जाती है। जी। स्लीप हाइजीन मैंडेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि सीजर ना आए। लोगों के एप्रीहेंशंस ये भी होते हैं कि इसको दौरे की दवाई खाती है तो ये बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी, जबकि बच्चा और माँ दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहता है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए। बहुत बहुत स्मॉल अमाउंट में दवा ब्रेस्ट मिल्क में आती है, बट दैट डज नॉट हिंडर बेबीज ग्रोथ इन एनी फॉर्म। उल्टा उसमें भी बच्चे को विड्रॉल सिम्टम्स कम होते हैं। उसमें भी इनफैक्ट एक सोल्यूशन ये रहता है कि जैसे मतलब रात को आपको फीड करा के सोना है मान लिया, तो आप पहले फीड करा दीजिए फिर नाइट डोज ले लीजिए। हाँ तो एटलीस्ट कुछ परसेंटेज उसमें बिल्कुल, बेटर बिल्कुल। हो सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग को एनकरेज करना चाहिए, उसको डिस्करेज नहीं करना है। मदर को पहले से ही मालूम होना चाहिए कि डिलीवरी के बाद बच्चे को मुझे फीड कराना है, चाहे मैं कोई भी दवा एपिलेप्सी की ले रही हूँ। मैम जो
वेट का इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उसको लेके कुछ कमेंट ऑन मेडिकेशन वाइज। सर हमें डोज बढ़ानी पड़ती है जी। क्योंकि जब वेट इंक्रीज होता है तो मतलब सिर्फ वेट ही नहीं, अंदर प्रेगनेंसी में और भी चेंजेस होते हैं कि आपका फ्लूइड लेवल्स बढ़ जाते हैं, जी। जिसकी वजह से हमें डोजेस बढ़ानी पड़ती हैं। तो इवन वेट ना भी बढ़े तो जो दवा है, क्योंकि फ्लूइड बढ़ गया तो वो डाइल्यूट हो जाती है, डाइल्यूट होती है, तब भी हमें डोज बढ़ानी पड़ती डोज है। बढ़ा। और सेम चीज़ फिर जब डिलीवरी हो गई पोस्टमार्टम पीरियड में, उसको हमें फिर, क्योंकि वो लिक्विड कम हो जाता है तो दवा को फिर कम करना पड़ता है। बिल्कुल। कभी कभी पोस्टमार्टम में भी सीजर आ जाते हैं डिलीवरी के बाद 24 घंटे, 48 घंटे, 1 वीक के बाद। तो उसका जो कारण कॉमनली रहता है वो रहता है कि पोस्टमार्टम में थोड़ा सा क्लोट बन जाते हैं ब्रेन में, या सीवीटी हो जाता है जिसको बोलते हैं। उसके लेके आप कुछ कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या क्या आप सावधानी रखनी चाहिए पोस्टमार्टम में? सर वही है कि एक तो हाइड्रेशन, एम्बुलेशन, मतलब आप लिक्विड ज़्यादा लेते रहे, वॉक करते रहे, बिल्कुल बेड रिडन मत रहे। और कभी कभी हम फिर प्रोफिलैक्सिस बचाव के लिए एस्पिरिन या एक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन भी देते हैं, बिकॉज ये वाला पीरियड फिर ओवरलैप करता है हमारा एक्लेम्शिया के साथ। जी। तो बेसिकली क्या है कि पोस्टमार्टम पीरियड थोड़ा सा वो पीरियड है जिसमें आपका लिक्विड ड्रेन हो जाता है, तो ब्लड थोड़ा थिक होने लगता है। तो अगर हम प्रॉपर हाइड्रेशन रखेंगे, प्रॉपर वॉक करेंगे, तो पैरों में क्लोट नहीं बनेगा या ब्रेन में क्लोट बनने के चांस कम हो जाएंगे। किसी वजह से वॉक नहीं कर पा रहे हैं या किसी वजह से कोई और दिक्कत है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा स्मॉल अमाउंट में हमें कोई ब्लड थिनर प्रोफाइलेक्टिकली देना पड़े। जी मैम। बिल्कुल सर। तो to summarize it, in female, when we talk about epilepsy, we start in teenage group. We should start a medicine which should be safe in longer run, even when she is in childbearing age group, and that medicine should be safe from pregnancy point of view. And if a female wants to have planned pregnancy, better to consult before becoming pregnant, so that medicines can be adjusted. And during pregnancy, consult a gynecologist regularly, an obstetrician regularly, monitor the baby, and then during delivery again, you need to be cautious if the adjustment of medicine is required, or even some injection needs to be given during delivery. And postpartum again, need to take care of yourself. Ma'am, any closing comments? Pregnancy is a beautiful stage in a woman's life. अगर आपको एपिलेप्सी है, आप इससे डरे नहीं, आप रीच आउट करें किसी भी एक गायनेकोलॉजिस्ट या एक न्यूरोलॉजिस्ट को, एंड स्टे हेल्दी। Thank you, ma'am. Thank you. We had a very meaningful conversation today. We hope it will help the female to have a good moral boost about planning these things. Thank you.